तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल इनो.बाई एजुकेशन में। तो जैसे कि बाबू हम पिछले वीडियो में पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन के बारे में पढ़ रहे थे, पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन हम आज के वीडियो में बाबू, आज के क्लास में बाबू स्पेशल वृषण के बारे में पढ़ेंगे, वृषण की यांत्रिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले क्लास में बोले हैं ना बाबू, हम पिछले क्लास में बताए थे ना बाबू कि पुरुष जनन तंत्र में कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेन पाए जाते हैं, पुरुष जनन तंत्र में कुछ कुछ ऐसे भी अंग पाए जाते हैं जिसको और विस्तार पूर्वक से पढ़ना होता है, जिसको और डीपली तरीका से पढ़ना होता है बाबू। तब पुरुष जनन तंत्र में वृषण पाया जा रहा था। हाँ, तो उस वृषण को बाबू और विस्तार से पढ़ना है और डीपली तरीका से पढ़ना है। तो आज हम केवल वृषण के बाबू हम विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, उनकी यांत्रिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना बाबू, और वृषण के बारे में और वृषण की यांत्रिक संरचना को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझ करके जाना। चलिए बाबू, हम ज्यादा समय न लेते हैं और वृषण किसे कहते हैं और वृषण की यांत्रिक संरचना को हम विस्तार पूर्वक से समझाते हैं। देखो बाबू, वृषण की यांत्रिक संरचना को समझाने के लिए, वृषण की यांत्रिक संरचना को पढ़ने के लिए हम वृषण की यांत्रिक संरचना को बाबू पहले से ही बोर्ड पर बना दिए हैं। ये है बाबू वृषण की यांत्रिक संरचना। जब आप बाबू वृषण के अनुप्रस्थ काटोगे, इस प्रकार से अनुप्रस्थ काटोगे, तो काटने पर वृषण कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसके अंदर कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेन दिखाई देगा। तो इस प्रकार के संरचना दिखाई देगा बाबू। तो ये संरचना जो है वृषण की यांत्रिक संरचना का है। तो इन वृषण के यांत्रिक संरचना को बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये वृषण की यांत्रिक संरचना को पढ़ने से पहले, ये वृषण की यांत्रिक संरचना को पढ़ने से पहले हम वृषण के कुछ कुछ बेसिक बिंदु को समझ लेते हैं, वृषण के बारे में कुछ कुछ बेसिक पॉइंट को पढ़ते हैं, बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं। उसके बाद हम ये वृषण की यांत्रिक संरचना को समझेंगे, तो बिल्कुल इजी तरीका से समझ में आएगा। चलिए बाबू, हम देखो वृषण के बेसिक बिंदु को, बेसिक पॉइंट को हम इस तरफ से नोट कर दिए हैं प्यारे, इस तरफ क्या कर दिए हैं, नोट कर दिए हैं। अब ये हम बेसिक बिंदु को बाबू विस्तार पूर्वक से पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम ये वृषण की यांत्रिक संरचना को समझेंगे। आप लोग एकदम लास्ट तक बाबू वीडियो में बने रहना और एक एक बिंदु को विस्तार पूर्वक से समझाएंगे, और ऐसा समझाएंगे बाबू कि दोबारा कभी नहीं भूलोगे। चलिए देखो बाबू, सबसे पहले हमको ये कहना है, सबसे पहले बिंदु में हम लिखे क्या है कि वृषण जो होता है ये पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग होता है। ये पुरुषों का कौन से अंग होता है बाबू, पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। देखो हमने लिख दिया है, ये वृषण जो होता है पुरुषों का कौन से अंग होता है, तो प्राथमिक जनन अंग होता है। क्या होता है, पहला बिंदु समझ में आया। अच्छा, ये वृषण को हम पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी वृषण में बाबू, इसी टेस्टिस में बाबू नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। इसीलिए हम बाबू ये पुरुषों को, वृषण को हम पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। समझ में आया। तो देखो हम पहला बिंदु में यही ना लिखे हैं बाबू, वृषण पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग होता है। पहला बिंदु समझ में आया, आया ना। चलिए अब हम दूसरा बिंदु को समझते हैं बाबू। देखो हम दूसरा पार्ट को समझते हैं कि ये वृषण जो है वो हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। ये वृषण जो है बाबू ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ उपस्थित होते हैं प्यारे। तो सुनो, वृषण जो होता है बाबू ये शरीर के बाहर, कहाँ, शरीर के बाहर वृषण कोष में पाया जाता है। कहाँ जी, वृषण कोष में, स्क्रोटम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वृषण कोष में, बोले तो स्क्रोटम में पाया जाता है। और वृषण कोष बाबू हम पिछले वीडियो में बताए थे ना, जब नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे थे तब वृषण कोष के बारे में बताए थे ना,
याद दिला दें, हम वृषण कोष के बारे में बताए थे कि पुरुषों के उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के बीच में लटकी हुई एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, और जिसे हम लोग वृषण कोष कहे थे ना। हाँ, तो उसी वृषण कोष में बाबू क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। और वृषण कोष जो होता है शरीर के बाहर होता है, इसीलिए हम दूसरा पॉइंट में लिख दिए हैं बाबू कि वृषण शरीर के बाहर कहां? वृषण कोष में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट समझ में आया? वृषण शरीर के बाहर वृषण कोष में स्क्रोटम में पाया जाता है। चलिए, दो बिंदु समझ में आया। चलिए तीसरा बिंदु समझते हैं। तीसरा बिंदु में हमने कहा है बाबू कि वृषण की संख्या कितनी होती है। हमारे वृषण कोष में कितने वृषण पाया जाता है बाबू? दो। याद रखना, कितने? दो। अगर जोड़ी में पूछे तो एक जोड़ी। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। वृषण की संख्या कितना होता है बाबू? दो होता है, और जोड़ी में एक जोड़ी। अच्छा, एवं इसका आकार कैसा होता है बाबू? ये वृषण का आकार कैसा होता है जी? तब वृषण का आकार होता है बाबू अंडाकार। कैसा जी? अंडा के समान, बोले तो अंडाकार। तब तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि वृषण की संख्या दो एवं एक जोड़ी होती है, एवं इसका आकार कैसा होता है बाबू? अंडाकार होता है। वृषण की संख्या दो, बोले तो एक जोड़ी होती है, और इसका आकार कैसा होता है बाबू? अंडाकार। तीन पॉइंट समझ में आया। चलिए हमने चौथा पॉइंट समझते हैं बाबू। अब हम चौथा पॉइंट को समझते हैं प्यारे। इस चौथा पॉइंट में लिखा है कि वृषण की लंबाई चौड़ाई कितना होता है जी? हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, वृषण जब पढ़ा रहे थे तब वृषण की लंबाई चौड़ाई बताए होंगे, याद है बाबू? हाँ, तब वृषण की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तब लंबाई होता है बाबू 4 से 5 सेंटीमीटर। कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना होता है बाबू? तब 2 से 3 सेंटीमीटर। तब देखो हमने चौथा पॉइंट में लिखा है कि वृषण की लंबाई बाबू 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, तथा चौड़ाई कितना बाबू? 2 से 3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा बाबू, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम पांचवा बिंदु को, पांचवा पॉइंट को समझते हैं। पांचवा पॉइंट में हम वृषण के कार्य के बारे में समझेंगे, वृषण की कार्य के बारे में समझेंगे। आखिर में वृषण क्या करता है भाई? क्या करता है जी? पता है? चलिए तो देखो बाबू, हम वृषण के कार्य के बारे में समझ रहे हैं। तो याद रखना, ये वृषण जो होता है बाबू मुख्य रूप से दो कार्य करता है। कितने कार्य? वृषण जो होता है बाबू मुख्य रूप से कितने कार्य? दो कार्य करता है। देखो हमने लिख दिया वृषण बाबू, वृषण के कार्य में लिखे वृषण मुख्य रूप से कितने कार्य? दो कार्य करता है। पहला क्या करता है भाई? तो पहला बाबू ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। पहला कार्य क्या करता है? पहला यानी वृषण का पहला कार्य क्या है बाबू? तो ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। और दूसरा कार्य क्या करता है बाबू? तो दूसरा बाबू ये टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। तब वृषण को कार्य याद रखना बाबू, वृषण का कार्य क्या है बाबू? तो वृषण का मुख्यतः दो कार्य है। पहला नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, और दूसरा बाबू टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित। अब कहेंगे कि नर युग्मक शुक्राणु है क्या भाई? ये वृषण तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये नर युग्मक शुक्राणु है क्या? तो हम बाबू नर युग्मक शुक्राणु के बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। नर युग्मक शुक्राणु किसे कहते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, ये कितने भागों में बटे होते हैं, पूरे डिटेल तरीका से हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम हल्का फुल्का यहाँ पे समझ लेते हैं बाबू, वृषण सॉरी नर युग्मक शुक्राणु किसे कहते हैं बाबू, यहाँ पे हम हल्का फुल्का समझ लेते हैं। देखो बाबू, ये नर युग्मक शुक्राणु क्या है बाबू? तो ये नर युग्मक शुक्राणु एक प्रकार के लैंगिक कोशिका होता है। कौन सा कोशिका? याद रखना, ये वृषण नर युग्मक शुक्राणु जो होता है बाबू, यह एक प्रकार के लैंगिक कोशिका होता है। कौन से कोशिका बाबू? लैंगिक कोशिका होता है, जो मादा के अंडाणु से संलयन करता है, मादा के अंडाणु से निषेचन करता है, और निषेचन करके बाबू जनन करता है, बोले तो संतान उत्पन्न करता है। तो देखो हमने लिख दिए हैं, ये नर युग्मक शुक्राणु क्या है बाबू? तो यह एक लैंगिक कोशिका होता है, जो मादा के अंडाणु से निषेचन करके जनन करता है बाबू, संतान उत्पन्न करता है। हम आगे और पढ़ावेंगे नर युग्मक शुक्राणु के बारे में, लेकिन यहाँ पे हल्का फुल्का याद रखना बाबू कि नर युग्मक शुक्राणु क्या है? तो यह एक प्रकार के लैंगिक कोशिका होता है, जो मादा के अंडाणु से निषेचन करके, मादा के अंडाणु से संलयन करके बाबू संतान उत्पन्न करता है, जनन करता है। चलिए, अच्छा, ये वृषण भी दूसरा कार्य क्या कर रहा था? टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित कर रहा था। तो ये टेस्टेरोन हार्मोन होता क्या है भाई?
इस टेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है प्यारे? सुनो, टेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है बाबू पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना। टेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बाबू? यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। अब कहेंगे कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब समझो बाबू, जब कोई लड़का 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके शरीर में अनेकों बदलाव होता है। जैसे आवाज भारी होने लगते हैं, मूछ दाढ़ी आने लगता है, शरीर पर बाल आने लगते हैं, लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगता है। तो ये जो शरीर में लक्षण उत्पन्न हो रहा है, इसी लक्षण को हम कहते हैं बाबू द्वितीयक लैंगिक लक्षण। यही टेस्टेरोन हार्मोन जो है बाबू, ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तब वृषण के दो कार्य बाबू समझ में आ गया। वृषण के दो कार्य कौन कौन? पहला ये नारीगुमक शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा बाबू टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। नारीगुमक शुक्राणु क्या है? तो यह एक लैंगिक कोशिका होता है बाबू, जो मादा के अंडाणु से निषेचन करके जनन करता है, संतान उत्पन्न करता है। ये टेस्टेरोन हार्मोन क्या है बाबू? तो यह बाबू पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। पुरुषों में क्या? द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। समझ में आया ना? चलिए, ये 5 बिंदु तक समझ में आया बाबू। हमने 5 पॉइंट बता दिए। वृषण जो होता है पुरुषों का प्राथमिक जनन अंग होते हैं। वृषण शरीर के बाहर वृषण कोष में स्क्रोटम में पाया जाता है। वृषण की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 2 होता है, बोले तो एक जोड़ी। एवं इसका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है बाबू। वृषण की लंबाई कितनी होती है? तो 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना बाबू? तो 2 से 3 सेंटीमीटर। वृषण के कार्य क्या है बाबू? तो नारीगुमक शुक्राणु का निर्माण करता है और दूसरा कार्य है बाबू टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। नारीगुमक शुक्राणु लैंगिक कोशिका है जो मादा के अंडाणु से निषेचन करके जनन करता है बाबू। टेस्टेरोन हार्मोन क्या है? तो यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो ये 5 बिंदु तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ। अब 5वां के बाद ये जितने भी ये 6 गो और पॉइंट है बाबू, तो ये 5वां के बाद जो ये बिंदु है, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए बाबू ये वृषण की यांत्रिक संरचना पर ध्यान देना होगा। तभी ये 6 बिंदु आपको याद होगा। चलिए हम समझाने के प्रयास करते हैं। देखो बाबू, ये वृषण की यांत्रिक संरचना है, एकदम इजी है बाबू, एकदम थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दो, एकदम आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं, ये वृषण जो होता है बाबू, ये 2 गो आवरण से घिरा हुआ होता है। वृषण जो होता है बाबू कितने आवरण से जी? 2 गो आवरण से घिरा हुआ होता है। सबसे ऊपर वाला जो आवरण ये दिखाई दे रहा है, इस आवरण को कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या कहते हैं बाबू? ट्यूनिका वेजिनेलिस। अच्छा, ट्यूनिका वेजिनेलिस के भीतर एक और आवरण पाया जा रहा है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ। तो इस आवरण को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हमने क्या कहा कि वृषण जो होता है बाबू, ये 2 गो आवरण से घिरा हुआ होता है। सबसे ऊपर वाले आवरण का नाम है बाबू ट्यूनिका वेजिनेलिस और उसके बाद दूसरा आवरण का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो देखो, हमने 6ठा पॉइंट में लिख दिए है बाबू कि वृषण जो है बाबू 2 आवरण से घिरा होता है। पहला ट्यूनिका वेजिनेलिस और दूसरा बाबू ट्यूनिका एल्बुजिनिया। 6ठा पॉइंट समझ में आया ना? वृषण कितने आवरण से? 2 आवरण से घिरा होता है बाबू, ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। समझ में आया? चलिए अब आगे समझते हैं। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है बाबू, ये दूसरी आवरण जो होता है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया करता क्या है समझो। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करता है बाबू कि अंदर की ओर धंस जाता है। देखो तो अंदर की ओर धंस रहा है कि नहीं ट्यूनिका एल्बुजिनिया? हाँ, ये अंदर की ओर धंस जाता है और धंस धंस करके छोटे छोटे घर का निर्माण करता है। छोटे छोटे क्या करता है बाबू? छोटे छोटे घर, देखो इस प्रकार से धंस रहा है और धंस करके छोटे छोटे घर का निर्माण कर रहा है, छोटे छोटे पॉली का निर्माण करता है और लोब्स का निर्माण करता है। यानी ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है, ये दूसरा भित्ति जो होता है बाबू, ये दूसरा भित्ति करता क्या है? तो वृषण में अंदर की ओर धंस जाता है और धंस करके छोटे छोटे घर का निर्माण करता है, छोटे छोटे पॉली का निर्माण करता है। और उस पॉली को हम लोग नाम देते हैं बाबू वृषण पॉलिका। क्या कहते हैं बाबू? वृषण पॉलिका। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं बाबू? वृषण पॉलिका। अगर आपसे पूछ दे प्यारे कि ये प्रत्येक वृषण में ये वृषण पॉलिका की संख्या कितनी होती है बाबू? तब वृषण पॉलिका की संख्या होती है बाबू 250 से 300। कितने बाबू? 250 से 300।
हमने क्या कहा, समझ में आया प्यारे? हमने कहा कि वृषण जो होता है दो आवरण से घिरा हुआ होता है। पहला ट्यूनिका वेजिनेलिस और दूसरा भित्ति क्या है, दूसरा आवरण क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करता है, दूसरा आवरण क्या करता है कि अंदर की ओर धंस जाता है और धंस धंस करके ये छोटे छोटे घर का निर्माण करता है, छोटे छोटे पॉली का निर्माण करता है। ये छोटे छोटे घर को, छोटे छोटे पॉली को हम लोग कहते हैं बाबू वृषण पॉलिका। क्या कहते हैं बाबू, वृषण पालिका। और ये वृषण पालिका की संख्या कितनी होती है, ऐसे तो यहाँ पे 4-5 गो दिखाई दे रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, इसमें तो 6 गो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी संख्या कितनी होती है बाबू, तो ओरिजिनल में इसकी संख्या होता है बाबू 250 से 300। प्रत्येक वृषण में इसकी संख्या कितनी होती है, 250 से 300। समझ में आया, आया ना बाबू? चलिए देखो बाबू, हमने 7वां पार्ट में लिख दिए हैं, देखो कि ट्यूनिका इलिविजिनिया जो है अंदर की ओर धंस करके छोटे छोटे पॉली, छोटे छोटे लोब्स का निर्माण करता है, जिसे हम वृषण पॉलिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वृषण पॉलिका कहते हैं, जिसकी संख्या प्रत्येक वृषण में कितना होता है बाबू, 250 से 300। कितनी होती है, 250 से 300। तो 7वां बिंदु समझ में आ गया। चलिए हम अगला पॉइंट को समझते हैं। अब हम वृषण पालिका के अंदर चलते हैं प्यारे, वृषण पालिका को अंदर देखते हैं प्यारे। तो देखो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर जाओगे तो 1 से लेकर के 3 गो पतली पतली कुंडलित नली पाया जाता है बाबू। देखो तो ये वृषण पालिका है और वृषण पालिका के अंदर 1 गो 2 गो, सभी में ऐसे ऐसे 2 गो बना दिए हैं। ऐसे हो सकता है किसी में 1 गो भी हो सकता है और किसी में 2 गो भी हो सकता है और किसी में 3 गो भी हो सकता है। 1 से लेकर के 3 गो हो सकता है बाबू। तब प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर के 3 गो पतली पतली कुंडलित नली पाई जाती है बाबू। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर के 3 गो पतली पतली कुंडलित नली पाई जाती है और इस कुंडलित नली को बाबू, पतली पतली कुंडलित नली पाई जाती है और इस कुंडलित नली को बाबू हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने क्या कहा कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर देखोगे तब पतली पतली कुंडलित नली नजर आएगा बाबू। 1 से लेकर के 3 गो पतली पतली कुंडलित नली नजर आता है बाबू और उस नली को हम लोग कहते हैं, इस वाले नली को कहते हैं बाबू शुक्र जनन नलिका। क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिका। अच्छा, इस शुक्र जनन नलिका की संख्या कितनी होती है बाबू, तब प्रत्येक वृषण पालिका में इसकी संख्या 1 से लेकर के 3 गो होता है। अच्छा अब तुम बताओ बाबू कि प्रत्येक वृक में वृषण पालिका की संख्या तो 250 से 300 है, तो 250 से 300 वृषण पालिका में शुक्र जनन नलिका की संख्या कितना होगा, तो लगभग बाबू ये 400 से 600 हो सकता है। 400 से कितना, 600। लेकिन केवल याद रखना है कि प्रत्येक वृषण पालिका में शुक्र जनन नलिका की संख्या कितनी होती है, तो 1 से लेकर के 3 गो। समझ में आया? चलिए इसी शुक्र जनन नलिका में प्यारे, इसी शुक्र जनन नलिका में नार युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है, नार युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि प्रत्येक वृषण पालिका में, किसमें, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 गो पतली पतली कुंडलित नली पाई जाती है जिसे हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। इसकी संख्या बाबू 1 से 3 गो होता है और इसी में बाबू शुक्राणु का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। तो देखो हमने अगला पॉइंट में लिख दिए हैं कि प्रत्येक वृषण पालिका में, यानी 8वां पॉइंट में लिख दिए बाबू कि प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 गो पतली पतली कुंडलित नली पाई जाती है जिसे हम शुक्र जनन नलिका कहते हैं, जिसमें किसका निर्माण होता है, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। हमने लिखा है ना कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर जाओगे तो 1 से लेकर के 3 गो पतली पतली कुंडलित नली नजर आएगा बाबू और उसी कुंडलित नली को हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं और इसी शुक्र जनन नलिका में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है बाबू, वृषण में कहाँ होता है जी, तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण इसी शुक्र जनन नलिका में होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। समझ में आया, आया ना? चलिए अब हम आगे पॉइंट को समझते हैं। अगर हम शुक्र जनन नलिका की बात कर रहे हैं प्यारे, शुक्र जनन नलिका को अगर कट करके माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे, हमने क्या कहा कि हम शुक्र जनन नलिका के बारे में तो समझ में आ गया। अच्छा अब यही शुक्र जनन नलिका को काट करके माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे बाबू, तो शुक्र जनन नलिका में 2 प्रकार के कोशिका नजर आएगा।
शुक्र जनन नलिका में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के कोशिका नजर आएगा बाबू। यानी हम शॉर्ट तरीका से ये भी कह सकते हैं कि शुक्र जनन नलिका जो है बाबू, ये 2 प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ये शुक्र जनन नलिका जो होता है कितने प्रकार के कोशिका से, ये 2 प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ये शुक्र जनन नलिका जो दिखाई दे रहा है, ये शुक्र जनन नलिका कितने प्रकार के कोशिका से बाबू, तो ये 2 प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन से प्यारे, तब पहला शुक्र जनन कोशिका, पहला क्या जी, शुक्र जनन कोशिका, और दूसरा क्या जी, सर्टोली कोशिका। दूसरा क्या, सर्टोली कोशिका। हमने क्या कहा, ये शुक्र जनन नलिका बाबू कितने प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, तब 2 प्रकार के कोशिका से बने होते हैं। पहला शुक्र जनन कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका, यानी स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। अब ये दोनों कोशिका का कार्य क्या है बाबू, हमें तो समझ में आ गया प्यारे कि शुक्र जनन नलिका 2 प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। पहला शुक्र जनन कोशिका, इसको एक और नाम से जानते हैं जर्म कोशिका भी कहते हैं, और दूसरा बाबू सर्टोली कोशिका। अच्छा, ये शुक्र जनन कोशिका का कार्य क्या होता है, तो इस शुक्र जनन कोशिका का कार्य होता है बाबू नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। इस शुक्र जनन कोशिका का कार्य क्या है बाबू, तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करना। कंफ्यूज नहीं हुए बाबू, तो देखो शुक्र जनन नलिका में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण हो रहा था, इस नलिका में हो रहा था, लेकिन इस नलिका में कौन कर रहा है, तो इस नलिका में बाबू शुक्र जनन कोशिका करता है। तो शुक्र जनन कोशिका 2 प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, शुक्र जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। यही शुक्र जनन कोशिका बाबू नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। चलिए, अब ये सर्टोली कोशिका क्या करता है बाबू, ये शुक्र जनन कोशिका तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, लेकिन ये सर्टोली कोशिका क्या करता है करे, तो ये सर्टोली कोशिका ये नर युग्मक शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु को क्या करता है बाबू, पोषण प्रदान करता है। हमने क्या कहा, एकदम सिंपल तरीका से कहा कि शुक्र जनन नलिका बाबू 2 प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, शुक्र जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्र जनन कोशिका बाबू नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, और ये सर्टोली कोशिका बाबू नर युग्मक शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है, उसको पोषण प्रदान करता है। समझ में आया, आए ना। चलिए देखिए, हम नुम्मा पॉइंट में लिख दिए हैं, शुक्र जनन नलिका 2 प्रकार के कोशिका से बना होता है, 2 प्रकार के कोशिका से बना होता है। पहला शुक्र जनन कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका। शुक्र जनन कोशिका क्या करता है, तो ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, और ये सर्टोली कोशिका क्या कर रहा है बाबू, तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। लिख दिए है ना। चलिए, अब हम आगे वाले पॉइंट को समझते हैं बाबू। यहां तक हमने समझ लिए, अब हम आगे पॉइंट को समझते हैं। देखो, अब ये शुक्र जनन नलिका दिखाई दे रहा है, ये शुक्र जनन नलिका हुआ बाबू, है ना। ये शुक्र जनन नलिका दिखाई दे रहा है, तो ये शुक्र जनन नलिका के बाहर खाली क्षेत्र नजर आ रहा है बाबू, थोड़ा सा जूम करके देखो। इस शुक्र जनन नलिका के ये बाहर खाली क्षेत्र नजर आ रहा है, देखो ये खाली क्षेत्र नजर आ रहा है। तो इस शुक्र जनन नलिका के बाहर ये जो खाली क्षेत्र नजर आ रहा है बाबू, तो इस खाली क्षेत्र को हम लोग अंतराली अवकांश क्षेत्र कहते हैं। कौन से क्षेत्र कहते हैं बाबू, अंतराली अवकांश क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया। ये शुक्र जनन नलिका के बाहर, ये शुक्र जनन नलिका जो दिखाई दे रहा है, ये शुक्र जनन नलिका के बाहर खाली क्षेत्र नजर आ रहा है, वृषण पालिका के बाहर नहीं बाबू। ये शुक्र जनन नलिका के बाहर जो खाली क्षेत्र नजर आ रहा है, तो इस खाली क्षेत्र को हम बाबू अंतराली अवकांश क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंतराली अवकांश क्षेत्र कहते हैं। और इसी अंतराली अवकांश क्षेत्र में, इसी खाली स्थान में बाबू, इसी अंतराली अवकांश क्षेत्र में बाबू अंतराली कोशिका पाया जाता है। कौन सी कोशिका, अंतराली कोशिका, या कहें लेडिंग कोशिका पाया जाता है। ये अंतराली अवकांश क्षेत्र में कौन सी कोशिका पाया जाता है बाबू, अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका पाया जाता है। ये अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका करता क्या है करे, तो याद रखना, यही अंतराली कोशिका बाबू या लेडिंग कोशिका पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। कौन से हार्मोन, पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है प्यारे। तो आपसे अगर पूछ ले कि पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित कौन करता है, तो अंतराली या लेडिंग कोशिका। अंतराली या लेडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है बाबू, तो अंतराली अवकांश क्षेत्र में। तो अंतराली अवकांश क्षेत्र किसे कहते हैं, तो शुक्र जनन नलिका के बाहर वाले क्षेत्र को अंतराली अवकांश क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया। चलिए, अब देखो, यहां तक हमने समझ लिया कि पुंजन एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। ये पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन होता क्या है बाबू, तो ये टेस्टेरोन का एक भाग होता है। टेस्टेरोन हार्मोन जो होता है बाबू, ये टेस्टेरोन हार्मोन हमने अभी अभी बताया, इसका ही एक भाग होता है। चलिए, अब हम आगे पॉइंट समझते हैं।
देखो ये शुक्र जनन नलिका जो होता है आगे जाकर के एक जाल में खुल रहा है। देखो आगे जाकर के एक जाल में खुल रहा है कि नहीं। तो इस जाल को हम लोग कहते हैं बाबू वृषण जाल। क्या कहते हैं बाबू? वृषण जाल। यानी कि ये शुक्र जनन नलिका आगे जाकर के एक जाल में खुल रहा है, उस जाल को हम लोग कहते हैं बाबू वृषण जाल। ये वृषण जाल से और पतली पतली नली निकलती है। तो ये वृषण जाल बाबू ये कहाँ जाकर के खुल रहा है? तो ये शुक्र वाहिका नली में खुलती है। ये वृषण जाल कहाँ जाकर के खुलती है? शुक्र वाहिकाएं नली में खुलती है। और ये शुक्र वाहिकाएं नली किस में खुलती है बाबू? तो ये अधिवृषण में खुलता है। किसमें? अधिवृषण में। यहां तक समझ में आया? हमने क्या कहा कि ये शुक्र जनन नलिका के बाहर, शुक्र जनन नलिका आगे जाकर के ये कहाँ खुल रहा है बाबू? एक जाल में खुल रहा है। उस जाल को हम लोग कहते हैं बाबू वृषण जाल। ये वृषण जाल जाकर के कहाँ खुल रहा है? तो ये नली में खुल रहा है। इस नली को कहते हैं शुक्र वाहिकाएं नली। कौन सी नली? शुक्र वाहिकाएं नली। और इस शुक्र वाहिकाएं नली कहाँ खुल रहा है? तो ये बड़ी वाली नली में खुल रहा है। तो इस वाले नली को हम लोग कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं? एपिडिडमिस अधिवृषण। ये अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है बाबू? तो इसकी लंबाई होती है बाबू 6 मीटर। कितनी होती है प्यारे? 6 मीटर। अब देखो इसी अधिवृषण में बाबू नर युग्मक शुक्राणु बाबू, नर युग्मक शुक्राणु को पोषण प्रदान होता है। इसी अधिवृषण में नर युग्मक शुक्राणु का पोषण प्रदान होता है एवं इसी अधिवृषण में बाबू शुक्राणु परिपक्वन होता है। तो आपसे अगर पूछ ले नर जनन तंत्र के कौन से भाग में बाबू शुक्राणु का पोषण प्रदान होता है? तो अधिवृषण में बाबू। और परिपक्वन कहाँ होता है प्यारे? तो अधिवृषण में। इसको याद रखिएगा। अभी अधिवृषण आगे जाकर के एक पतली सी नली में खुलती है। तो इस नली को हम कहते हैं शुक्रवाहक नली। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं बाबू तो इसकी लंबाई होती है बाबू लगभग 40 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बाबू? 40 सेंटीमीटर। तो देखो हम आगे पॉइंट लिख दिए हैं। देखो लिख दिए हैं कि शुक्र जनन नलिका के बाहर वाले क्षेत्र को अंतराली अवकौन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें अंतराली या लेडिंग कोशिका पाया जाता है जो पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। हमने यही ना बोला कि शुक्र जनन नलिका के बाहर वाले क्षेत्र को अंतराली अवकौन क्षेत्र कहते हैं, जिसमें अंतराली या लेडिंग कोशिका पाया जाता है और जो पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। देखो लिख दिए शुक्र जनन नलिका के बाहर वाले क्षेत्र को अंतराली अवकौन क्षेत्र कहते हैं। मिट गया है। और अंतराली अवकौन क्षेत्र कहते हैं जिसमें अंतराली या लेडिंग कोशिका पाया जाता है जो पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। अगला पॉइंट हमने क्या कहा कि शुक्र जनन नलिका आगे जाकर के एक जाल में खुलता है जिसे हम लोग वृषण जाल कहते हैं। और ये वृषण जाल एक पतली नली में खुलती है, उसको हम शुक्र वाहिकाएं नली कहती है। और ये शुक्र वाहिकाएं नली एक मोटी नली में खुलती है, एक बड़ी नली में खुलती है जिसे हम लोग कहते हैं अधिवृषण। तो देखो हमने पॉइंट में लिख दिए हैं कि शुक्र जनन नलिका आगे जाकर के एक जाल में खुलता है जिसे हम लोग वृषण जाल कहते हैं। और ये वृषण जाल जो होता है शुक्र वाहिकाएं में खुलती है और शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण में खुलता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा बाबू। ये वृषण की यांत्रिक संरचना हुआ। आप लोग को समझ में आ गया होगा वृषण की यांत्रिक संरचना। चलिए तो आप लोग बाबू इसको आप नोट करिए। हम आगे मिलते हैं, अगले पॉइंट्स में मिलते हैं, अगले क्लासों में मिलते हैं।